सर हमें कौन सी इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, स्पोकन इंग्लिश पे या रिटन इंग्लिश पे, कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आपकी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट था जब आपने अपने पिता के नाम के आगे डेट लगा दिया? इलेक्ट्रिकल मैंने लिया हुआ था, इलेक्ट्रिकल की स्पेलिंग गलत कर दी। दोस्तों आज हम आपको जिनसे मिलाने वाले हैं वो एक इंग्लिश टीचर हैं जो कि 20 साल के एक्सपीरियंस के साथ आज यूट्यूब चैनल में 6 लाख से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा था जब उन्हें इंग्लिश में कुछ नहीं आता था, तो उनकी एक जर्नी कैसे स्टार्ट हुई ज़ीरो से लेके यहाँ तक, आइए जानते हैं ये सब उन्हीं से। एंड शायद क्योंकि वो एक इंग्लिश टीचर हैं तो आपके लिए इंग्लिश कैसे सीखी जाए, अगर आप भी एक लर्नर हैं तो बहुत सारी टिप्स वगैरह होने वाली हैं जो आपको हेल्प करेगी इंग्लिश को सीखने में। सो लेट्स मूव ऑन। First of all, thank you so much, sir, for giving us your valuable time. It's an honor for me to have you here. Thank you, sir, and welcome to our YouTube channel. Thank you so much, Rawat, for inviting me, and it's my privilege. And really, I'm very happy to be the part of your interview. Thank you, sir. सर आज आपके बारे में कौन नहीं जानता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उन सबको जो आपको जानते हैं उनको अपनी जर्नी शेयर करें ताकि वो जर्नी उनके लिए इंस्पिरेशनल रही जैसे मेरे लिए रही। नहीं, खैर अभी तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारा मुकाम अभी हासिल करना है, और मैं एक शायरी से अपनी बात को कहना चाहूँगा। शायद ये ज़्यादा यथार्थ होगा कि ज़िंदगी के कई मुकाम अभी बाकी है, ज़िंदगी के कई इंतहा अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जबी मैंने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, सारा आसमान बाकी है। अभी तो बहुत काम करना है और एक छोटा सा ही मुकाम हासिल हो पाया है। बट मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इतने लाखों बच्चों का प्यार मुझे मिलता है, इज्जत मिलता है, उनके दिलों पे मैं छोटा सा कुछ जगह बना पाया। कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद और मार्गदर्शन है। अगर रही बात मेरी ज़िंदगी की जर्नी की, तो मैं समझता हूँ कि मेरी भी लाइफ उन्हीं कोई डिफरेंट नहीं रहा। काफ़ी सारा स्ट्रगल हमको करना पड़ा, ठीक है। मिडिल क्लास फैमिली से आते थे और चीज़ें उतनी आसानी से नहीं मिल पाती थी। बट मैं ऐसा समझता हूँ कि लाइफ में जो भी कठिनाइयाँ आई हैं मेरी ज़िंदगी में, मैंने उनको एंजॉय किया। अगर मैं अपने बारे में बताऊं कि जब मैं अपनी क्लासेस स्टार्ट किया तो मैं गैरेज से स्टार्ट किया। मेरे पास जगह नहीं था तो गैरेज हमको मिला था, है ना। तो गैरेज में जहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं, फैन नहीं, कूलर नहीं, टूटे फूटे बेंचेस में बच्चे बैठा करते थे। बरसात जब होता था तो ऊपर से पानी गिरता था, कई बार सांप निकल आते थे, कीड़े मकोड़े आते थे। बट मैंने एंजॉय किया। इवन जब अपने क्लासेस को भी देखता हूँ, जब मुझे पहला क्लासरूम मिला तो मैं अपना बोर्ड भी मैंने अपने हाथों से बनाया, माइक को भी मैंने हाथों से बनाया। आज भी मैं काफ़ी सारी चीज़ें अपने से ही करता हूँ। तो लाइफ में जितने भी अप्स एंड डाउन आया, मैंने कभी अपने परिवार को कभी दोष नहीं दिया या भगवान को दोष नहीं दिया। मैं इसको पॉजिटिवली लिया कि जितना लाइफ में आपके ऑब्स्टिकल्स आते हैं वो आपको उतना ही स्ट्रांग बनाता है, और अगर आप उसको एंजॉय करने लगे, उसको आप मजे से करने लगे, तो मैं समझता हूँ फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ जी सर। बहुत सारे लोग कुछ इसलिए कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो एक्सक्यूज़ बनाते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, अच्छे दोस्त नहीं हैं, अच्छे घर में हम पैदा नहीं हुए। लेकिन आई थिंक आप उनके लिए एग्जाम्पल हो एक अच्छा सा कि आपने भी तो जीरो से स्टार्ट किया था, तो आप भी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि आप इंजीनियरिंग कर रहे थे लेकिन आज आप एक इंग्लिश टीचर हैं, तो ये आप कैसे इंग्लिश के फील्ड के लिए टर्न हुए? देखिए, वैसे तो कहानी बड़ा लंबा है, मैं बिल्कुल संक्षेप में बताने का मैं प्रयास करूंगा कि मैं बीई किया गवर्नमेंट कॉलेज, MITS हमारे कॉलेज का नाम था। बी करते समय मतलब एक मान के चलिए कि जो एक इंजीनियर होता है, मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ कि इंजीनियर्स कभी भी अपने नॉलेज का नहीं खाता, वो हमेशा अपने एटीट्यूड का खाता है। तो जब हम कॉलेज में थे तो रैगिंग हुआ। मैं समझता हूँ कि रैगिंग मेरे लाइफ का बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। मोस्ट ऑफ द पीपल दे से दैट कि रैगिंग इज बैड, बट दैट मैं इसको कहीं ना कहीं फेवर करता हूँ एक हद तक। रैगिंग में हमको एक चीज़ सिखाया गया, वो है एटीट्यूड। इंजीनियर ये कहता है कि जिसको वो छू ले वो चीज़ उसका है, ये चीज़ हमको सिखाया गया था। आज के डेट में अगर आप देखिए कि कोई भी एक इंजीनियर है, अगर वो बिजनेस को टच कर लेता है तो फिर वो बंसल ब्रदर बन के वो फ्लिपकार्ट बना लेता है। बिजनेस को टच कर दे तो केजरीवाल जैसा आदमी सीएम बन जाता है। स्पोर्ट्स को टच कर ले तो अनिल कुंबले और जवागल श्रीनाथ बन जाता है। तो एक इंजीनियर की क्वालिटी होता है कि वो कहीं ना कहीं अपना मकाम हासिल कर लेता है। अगर आप टॉप 10 IAS IPS ऑफिसर्स की बात करें तो उसमें से 7 इंजीनियर्स होता है। आज जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट चलाने वाले अगर आप देखेंगे तो वो सब इंजीनियर्स मिलेंगे। तो हमने किसी भी फील्ड को छोड़ा नहीं है, हम सब जगह पहुंच जाते हैं। तो इंजीनियरिंग करते समय
बहुत सारी दिक्कतें आई और इंजीनियरिंग करने के बाद मैं अपने कोर लाइन पे भी जाना चाहता था, बट इंटरव्यू में मैं सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ पैसे की दिक्कत हुई वहाँ पे, घूस वगैरह रिश्वत की भी बात हो गई। तो फिर उसके बाद फिर मुझे लगा कि मुझे वो काम करना चाहिए जो एक्चुअल में मेरा दिल गवाही देता है, अंदर से मुझे किक मिलता है, अंदर से जिसमें मुझे एनर्जी मिलता है, जिसमें मुझे मजा आता है, वो है टीचिंग। तो मैंने टीचिंग स्टार्ट किया, बट मैं टीचिंग शुरू में मैथ्स पढ़ाया, उसके बाद मैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ाया। बट एक ऐसा घटना घट गया ज़िंदगी में कि किसी ने मुझे चैलेंज कर दिया कि हिंदी मीडियम वाले तुम्हारी औकात क्या है वगैरह वगैरह। तो फिर वहाँ से फिर वो टर्निंग पॉइंट मिला कि भाई अब तो जवाब देना पड़ेगा कि कोई इंसान जो है आपको उस कैटेगरी पे या उस कटघरे पर आपको लेकर आ रहा है जहाँ पर आपके आत्मा पे चोट हो रहा है, तो उसको जवाब देना जरूरी था। तो फिर मैंने इंग्लिश स्टार्ट किया कि ये इंसान कहता है कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, तो मैंने ठान लिया कि भाई मैं तो इंग्लिश बोल के दिखाऊंगा, ऐसे कई सारे स्टूडेंट को भी मैं सिखा दूंगा जो तुम्हें इंग्लिश बोल के तुम्हें दिखाएंगे। तो वो एक टर्निंग पॉइंट रहा, तो जहाँ से फिर मैंने अपने आप को मोटिवेट किया कि मुझे अंग्रेजी सिखाना है। एंड आज सर के 6 लाख से ज़्यादा यूट्यूब में सब्सक्राइबर्स हैं। तो सर, क्या ये बात सच है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट था जब आपने अपने पिता के नाम के आगे डेट लगा दिया, ये सोच के कि महान लोगों के लिए लगाया जाता है? हाँ, ये किस्सा है बड़ा शर्मिंदगी वाला भी है और फनी भी है। आज उसको मैं देखता हूँ तो बड़ा मुझे अच्छा भी नहीं लगता। बात यूँ है कि हॉस्टल में मैं रहा करता था और एक फॉर्म मुझे भरना था, तो मैंने फॉर्म भरते हुए अपने पिता के नाम के आगे लेट धन्ना लाल साहू लिख दिया। तो अब फॉर्म भरने के बाद फिर दोस्त की नज़र उस फॉर्म में पड़ी, तो उसने फॉर्म को फिर देखा, लेट धन्नालाल साहू, और चूंकि वो मेरे ही शहर का था, मेरे ही कॉलोनी का, वो मुझे अच्छे से जानता था, मेरा रूम पार्टनर था, तो वो चौंक गया। फिर बोला भाई कब हो गया, कैसे हो गया? मैं बोला क्या? बोले तूने अपने पिता के नाम के आगे लेट लगा के रखा हुआ है, कब हुआ? तू बताया नहीं यार, इतनी बड़ी घटना हो गई यार। तो बोला क्या कहना चाहता? बोला लेट लगाया है, लेट का मतलब होता है स्वर्गवासी। मैं बोला पागल है क्या, लेट का मतलब तो होता है महानुभवी, बड़े लोगों के नाम के आगे लेट लगता है, लेट लाल बहादुर शास्त्री, लेट पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेट इंदिरा गांधी। मैंने तो हमेशा बड़े बड़े शिलाखंडों में यही देखा है। मतलब पागल है, मैं लेट यानी स्वर्गवासी होता है। तो चूंकि मेरी अंग्रेजी काफ़ी कमज़ोर थी, दिक्कत क्या हुआ कि जब हम हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े तो क्लास 6 में जब आए तो हमारी टीचर ने बताया कि बेटा एक नया सब्जेक्ट जुड़ रहा है जिसका नाम है इंग्लिश। तो ज़िंदगी भर हमने केवल उसको सब्जेक्ट की तरह माना। उसको सब्जेक्ट की तरह जब हम मानते हैं तो 50 नंबर का पेपर हो जाता है जिसमें हमको 17 नंबर पासिंग मार्क लेकर आना है। उसके लिए हम कुछ ऐसे याद कर लेते हैं, भाई वंडर ऑफ साइंस या फिर पोस्ट मास्टर या फिर माई हॉबी या यानी कुछ ऐसा कुछ याद कर लिए, कुछ एप्लीकेशंस याद कर लिए, कुछ क्वेश्चन आंसर। हमारा टारगेट ये रहता था किसी तरह से 17 या 18 नंबर लेके आके पास हो जाए। और मैं तो ग्रेस में भी पास हुआ हूँ, चीटिंग करके भी पास हुआ। इंग्लिश इतनी हमारी खराब थी और चूंकि शुरू से एक हवा बना के रखा गया था कि भाई अंग्रेजी जो है एक भूत है, एक ऐसा है जो तुम्हें खा जाएगा, तो हमेशा डरते रहे। अब चूंकि पढ़ाई में अच्छे थे तो इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हो गया, बट फाकन की बात ये हुई कि पूरी पढ़ाई इंग्लिश में। तो ऐसे कई सारी गलतियां मैं बताना चाहता हूँ। एक गलती मैंने और भी किया था, जब केमिस्ट्री का उसका शायद सिविल का पेपर था, पता नहीं, केमिस्ट्री का पेपर था शायद। तो इंग्लिश में लिखना था। अब इंग्लिश में मैं क्या लिखता था भगवान जाने, वो भगवान जानता या मैं ही जानता, इवन मैं भी नहीं जानता कि मैं क्या लिखता था। एक बार लिखते लिखते मैंने वहाँ पे हिंदी में साँचा भी लिख दिया था कि दैट आयरन इज मेल्टेड एंड पुट इन साँचा, ऐसा करके। तो मैं हिंदी में साँचा भी लिख के आया था। तो मैम ने मुझे डांटा भी कि बेटा ऐसे कैसे हिंदी में लिख दिया उसे। अब मुझे मीनिंग नहीं पता तो मैं क्या करता, मैं साँचा को साँचा में लिख के आ गया। तो ऐसे कई सारी गलतियां थी, मंडे की स्पेलिंग नहीं पता होता था। जैसे छोटे छोटे मिस्टेक्स काफ़ी करते। इलेक्ट्रिकल मैंने लिया हुआ था, इलेक्ट्रिकल की स्पेलिंग गलत कर दिए थे। अब इसमें गलती हमारी भी है कि हमको उतना पढ़ाई में अच्छे से ध्यान नहीं दिए। बट मैं ऐसा समझता हूँ कि ठीक है। और इंग्लिश को देखकर इतना मुझे डर भी लगा। तो मुझे एक और किस्सा याद आ रहा है कि जब मेरी पहली क्लास थी और मैं शायद इलेक्ट्रॉनिक की क्लास थी, मैं इलेक्ट्रिकल का ब्रांच लिया तो हमको इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ाया जाता। उस समय शायद एनपीएन पीएनपी डायोड पढ़ाया जा रहा था। गुप्ता सर थे। तो जब वो पढ़ा लिए तो फिर उसने मुझे देखकर कहा कि ओके टेल मी, कि कैसा क्या जो मैंने बताया उसको बताइए। मैं बोला सर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो गुप्ता जी बोले भाई क्यों? सर आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, मैं ठेठ हिंदी का छात्र रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो बहुत सिंपल इंग्लिश बोल रहा हूँ और अगर तुमको ये इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है तो मान के चलो तुम इंजीनियरिंग नहीं कर पाओगे। तो मैं तो रात भर रोता रहा और मैंने ठान लिया था कि इंजीनियरिंग मेरी बस की बात नहीं है, मैं छोड़ने जा रहा हूँ। बट थैंक गॉड मेरे सीनियर समझाए, यार ठीक है,
टेक्निकल कोर्सेस में इंग्लिश थोड़ा दाएं बाएं भी हो तो चल जाता है, जैसे तैसे भी आप पास कर लो, कहीं ना कहीं ज़िंदगी में पहुंच जाओगे, छोड़ो मत, क्योंकि छोड़ना कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ऐसे कई सारे घटना हुआ है, और इंग्लिश नहीं आने के कारण बहुत बेइज्जती हुआ क्लास में। तो मतलब ऐसा है कि सारे बच्चे प्रेजेंटेशन इंग्लिश में दे रहे हैं और हम कुछ बच्चे हिंदी में देते थे, तो उसमें इतना गंदा इंप्रेशन पड़ता था। मार्क्स हमारे थ्योरी पे अच्छे मार्क्स रहते थे, लेकिन सेशनल प्रैक्टिकल्स और वाइवा में बहुत कम रहता था, कारण केवल और केवल ये सारे चीज़ें। तो ऐसे कई सारे बातें हुई हैं, तो वो चीज़ें अभी भी याद आती है, और वो शायद मोटिवेशन का भी कारण बनता है कि उस दौर को भी हमने देखा है। तो उस दौर को भूल पाना आसान नहीं है, और उससे निजात पाना सबसे इम्पोर्टेंट, इसके लिए मेहनत करते रहा हूँ मैं। दोस्तों, ये वही टाइम था जब सर को इंग्लिश लिखना तक नहीं आता था, और आज एक टाइम है जब सर लिख नहीं बल्कि लोगों को पढ़ा रहे हैं, और लाखों में पढ़ा रहे हैं। तो सर के लिए एक बार तालियां हो जाए। तो सर, हमारा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आज इंग्लिश की इंपॉर्टेंस बढ़ती हुई जा रही है, तो आपके हिसाब से एज अ टीचर इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है? एंड सर, हमें कौन सी इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, स्पोकन इंग्लिश पे या रिटन इंग्लिश पे, कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? देखो रोहित, इस चीज को आप नकार नहीं सकते कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आज करीब करीब अगर आप देखें तो 2/3 से ज़्यादा देशों पे अंग्रेजी चल रही है। कुछ कुछ नहीं, बहुत सारे देशों की तो ये तो फर्स्ट लैंग्वेज है। जैसे अगर अमेरिका की बात कर ले, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज है। बहुत सारे कंट्रीज के लिए सेकंड लैंग्वेज है, जैसे हमारे इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, श्रीलंका के लिए सेकंड लैंग्वेज। इंग्लिश के बिना आज के डेट में कल्पना कर पाना मुश्किल है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि कोई बच्चा, अगर इंडिया की अगर हम बात करते हैं, अगर वो अपनी क्लास 10+2 की पढ़ाई किसी भी भाषा में करे, चाहे हिंदी में करे, अगर आप साउथ में जाते हैं तो तेलुगु, तमिल या कन्नड़ में भी कर सकते हैं, नॉर्थ में भी आप जाते हैं तो दूसरे भाषाओं में आप अपना 10+2 तक कर सकते हो। बट क्या होता है ना, जैसे ही आप 12th के बाद कोई भी प्रोफेशनल कोर्स में एंट्री लेते हैं, जैसे इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, कंप्यूटर में, मैनेजमेंट में, फार्मेसी में, किसी भी प्रोफेशनल कोर्स या टेक्निकल कोर्स में, वो केवल और केवल इंग्लिश में उपलब्ध है। तो यहां पर आपको तो अंग्रेजी आनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आप हिंदी से 10th या 12th की पढ़ाई करके आप आए हो और आप कहते हो कि मुझे मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करना है या तेलुगु में या तमिल में, पॉसिबल नहीं है। तो ये पहली बात हो गई। दूसरा, अगर आप देखें तो बहुत सारी संस्थाओं की आधिकारिक भाषा केवल इंग्लिश ही है। साइंस की भाषा ही अंग्रेजी है, फीफा की भी अंग्रेजी है, आईसीसी की भी अंग्रेजी है, ओलंपिक की भी है, यूएन में भी इंग्लिश है। ठीक है, वहाँ 1-2 लैंग्वेज और भी है। और अगर आपको बाहर भी जाना है, किसी भी इंसान से अगर आपको बात करना है, तो भाई इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है। तो इंग्लिश के बिना आज के डेट में कल्पना कर पाना मुश्किल है। बट मैं ऐसा समझता हूँ कि इंग्लिश को केवल और केवल एक लैंग्वेज की तरह ट्रीट किया जाए। हम क्या करते हैं, लैंग्वेज को उसको मतलब लैंग्वेज ना मानते हुए ना पर्सनालिटी मान लेते हैं कि भैया इंग्लिश में बोलूंगा तभी मेरी पर्सनालिटी अच्छी काउंट होगी। नहीं, यहीं पर सबसे ज्यादा गड़बड़ हो जाता है कि हम उसको भगवान का रूप दे दिए हैं। भाई वो भगवान नहीं है यार, ठीक है, वो बाहर एक बैठा हुआ, एक एक रखा हुआ पत्थर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। उसको मंदिर में मत बैठाओ, उसको हवा मत बनाओ। जैसे कि भाई मुझे अगर मान लो बेंगलोर में रहना है, सरवाइव करना है, तो मैं सीख लेता हूँ ना कन्नड़। टूटी फूटी कन्नड़ सीखने में मुझे 6 महीना लगेगा। टूटा फूटा अगर मुझे पंजाबी सीखना है तो 3 से 4 महीने में मैं पंजाबी सीख सकता हूँ, काम चलाओ, मुझे नहीं उसमें कोई लिटरेचर लिखना है ना। तो इसको केवल लैंग्वेज की तरह ट्रीट किया जाए कि भाई एक कम्युनिकेशन का साधन है, इसको आप हवा मत बनाइए। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और अपने बच्चों का एडमिशन बहुत छोटे उम्र में मेरे यहाँ करवाना चाहते हैं कि भाई शुरू से अंग्रेजी सिखाओ। बोला क्यों भाई? बोला शुरू से अंग्रेजी सीख लेगा तो उसकी करियर बन जाएगा। ये हाँ, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जिसको फर्राटेदार अंग्रेजी आ गया तो उसका करियर बन ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो करियर में मुश्किल जाएगा, लेकिन इंग्लिश से ही करियर बनेगा ये भी गारंटेड नहीं है। तो लोग एकदम से अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हैं। अंग्रेजी जरूरत है, सीख लीजिए। जापानीज की जरूरत पड़ती है, जापानीज सीख लीजिए। रशियन की जरूरत पड़ती है, रशियन सीख लीजिए। काम चलाओ, किसी भी भाषा को सीखने में 6-8 महीने से ज़्यादा नहीं लगता है। इंग्लिश को थोड़ा सा आप ज़्यादा सीख लीजिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि महत्व तो है, लेकिन इसको एकदम से ना सर पे भी बैठाना ठीक नहीं है। जैसे आप अगर इंडिया में देखिए, करीब करीब अब सारे हिंदी मीडियम स्कूल्स बंद होते जा रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ, जो हिंदी भाषी एक राज्य है, और अगर आप यहाँ पर देखें तो
मुझे याद नहीं कि लास्ट 15 साल में कोई नया एक प्राइवेट हिंदी मीडियम स्कूल खुला हो। सारे इंग्लिश मीडियम खुल रहे हैं और धीरे धीरे लोग जो है हिंदी को भी भूलते जा रहे हैं और साथ में अपने मदर टंग तेलुगु, तमिल, बंगाली, छत्तीसगढ़ी को भी भूलते जा रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इंग्लिश भाषा इतना हावी हो जा रहा है कि हम अपने मदर लैंग्वेज और मदर टंग नेटिव लैंग्वेज को भूलते जा रहे हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस दीजिए भाई। ठीक है, पड़ोस की अम्मा इम्पोर्टेंट है, अम्मा आप बोलते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको सगी माँ से भी ज़्यादा दर्जा दे देना ये कहाँ तक उचित है। तो इंग्लिश इम्पोर्टेंट है बिल्कुल, उसको सीखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी को ही सीखना है और वही सब कुछ है, ये कहना सरासर गलत है। यस्टरडे मैं कॉल कर रहा था सर एक कस्टमर केयर नंबर में, तो वहाँ पे आपको अगर इंग्लिश में बात करनी है तो 1 दबाएं और हिंदी में बात करनी है तो 2 दबाएं। तो यानी इंग्लिश को कम इम्पोर्टेंस दी, हिंदी को कम इम्पोर्टेंस दी गई इंग्लिश के सामने। तो ऐसा भी होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। हिंदी की अब धीरे धीरे इम्पोर्टेंस थोड़ा सा कम होता चला जा रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। हाँ जी सर। सर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि आपको 20 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है इस फील्ड में इंग्लिश को पढ़ाते पढ़ाते। तो आपके सर पढ़ाने में आपके जो वे ऑफ एक्सप्लेनिंग है जो आपका, वो उसमें ऐसा यूनिक क्या है कि आपके साथ लाखों बच्चे जुड़ रहे हैं? मैं ऐसा समझता हूँ कि देखिए, वैसे तो टीचिंग में एक्सपीरियंस कहना ये भी गलत बात है, क्योंकि क्या एक्सपीरियंस वगैरह ठीक है, कब तक काम आएगा। आप कभी भी देखिए, ये एक लाइन ऐसा है कि कल के डेट में कोई लड़का 21-22 साल का आके बेहतरीन तरीके से पढ़ाना शुरू कर दे और कब वो आपसे आगे निकल जाए आपको पता ही नहीं चलेगा। आप देखिए, चाहे फिजिक्स वाला देख लो, चाहे खान सर देख लो, क्या इनका एक्सपीरियंस होगा यार। लड़के हैं इन लोग, अभी है ना, शादी हुआ कि नहीं हुआ मैं नहीं जानता, 30 साल की उम्र के आसपास हैं। ऐसे कितने सारे नए यंग लोग हैं, आते हैं फटाफट बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं और आगे कितना तेजी से चले जाते हैं। ठीक है, आप ना केवल ऑनलाइन ऑफलाइन की भीड़ देखिए। मैं तो समझता हूँ ऑफलाइन की भीड़ सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा है कि कब किसको सुपर स्टार बना दे और कब किसको नीचे गिरा दे कोई नहीं जानता। जैसे कि अगर आप देखिए, बचपन का प्यार वाला हो जाए, चाहे रानू मंडल हो जाए, भाई ठीक है एक दिन चमके उसके बाद स्वाहा। बट ऑफलाइन में इतने सारे बच्चे आ रहे हैं, मतलब कुछ तो बात है। तो एक्सपीरियंस जैसे शब्द को टीचिंग में जोड़ना ठीक नहीं है। रही बात यूनिकनेस की, तो कोई इसमें खैर कोई डाउट नहीं है कि इतने सारे सब्सक्राइबर हैं और ये सब्सक्राइबर यूट्यूब के खासकर अगर मैं बात करूं, बाकी के मैं अगर बोलता हूं तो अगर टिकटॉक पहले जब आता था या इंस्टाग्राम, वो एक अजीब सा सनसनी होता है कि बढ़ गए घट गए। यूट्यूब में बड़ा धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता है, उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कोई वो चीज़ें नहीं होता है। तो मेरी जो यूनिकनेस और यूएसपी अगर मैं अपने आप को कहूँ कि मैं मेरे में क्या एक खास बात हो सकती जो मैं खुद महसूस करता हूँ और बच्चे बताते हैं कि सर जब आप बताते हो तो जो चीज़ एकदम से कठिन या पहाड़ लग रहा था वो बिल्कुल एकदम से आसान हो गया। वो बड़े आसानी से आपने समझा दिया। आप काम करते हो बेस पे, आप काम करते हो कॉन्सेप्ट में। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर कभी जिंदगी में प्रॉब्लम ना हो। और शायद मैं ऐसा समझता हूं कि जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ जो ज्यादातर बच्चे जो हैं, अगर आप देखेंगे ना 2 टियर सिटी या 3 टियर सिटी वाले, बड़े बड़े शहरों वाले बच्चे थोड़े से कम है। और इन बच्चों का दर्द मैं इसलिए बेहतर महसूस कर पाता हूं क्योंकि मैं वो डॉक्टर हूं और उस बीमारी का इलाज करवा रहा हूं जो उस बीमारी से वो खुद ग्रसित था। तो ये जो बच्चे 2 टियर से 3 टियर से आते हैं, क्योंकि मैं भी खुद 3 टियर सिटी से आता हूं और मेरी भी अंग्रेजी बहुत वाहियात और बहुत खतरनाक और बहुत ही गड़बड़ था, बहुत कमजोरी, मतलब मेरी इंग्लिश काफी कमजोर थी। तो मैं उन बच्चों के समस्याओं को अपने साथ रिलेट कर पाता हूं। जब बच्चे मेरे साथ जुड़ते हैं और कहते हैं कि सर मेरे साथ ये समस्या है, एग्जैक्ट मुझे अपना बचपन याद आ जाता है जब मैं स्कूल में था। यार ये सेम समस्या मेरे साथ भी थी। स्टेज में जानते समय मेरे हाथ पैर कांपते थे, मेरे सही में हाथ पैर मेरे कांपते थे, तो मुझे याद आ जाता था, वो सीन मुझे याद आ जाता था। स्पेलिंग की प्रॉब्लम हो, बोलने की प्रॉब्लम है, तो मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था, हिंदी में दिया था, तो मुझे सीनियर ने चमकाया भी था, तो क्या है तुम हिंदी में दे रहे हो। तो जब बच्चे बोलते हैं कि सर स्टेज में जाता हूँ तो मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता, तो मुझे वो सब चीज़ें मेरे साथ रिलेट हो पाता है। अब इसमें मैं काम करता हूं कि भाई मैंने उस चीज को कैसे ठीक किया। तो अगर मेरे जैसा आदमी उस चीज को ठीक कर सकता है जिसको मंडे की स्पेलिंग नहीं पता था, तो मैं समझता हूं कि आज के बच्चे उसको बड़े आसानी से ठीक कर सकते हैं। मेरी एक आदत है, चूंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूं, तो मैं एक्सपेरिमेंट बहुत करता हूं
और मेरी थिंक टैंक करके एक टीम भी है जिसमें मैं काफ़ी एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि यार ये चीज़ ऐसे किया जाए या इस चीज़ में ऐसा लाया जाए। और टेक्निकल बैकग्राउंड होने के कारण मैं टेक्नोलॉजी का भी बड़ा बेहतर यूज़ करता हूँ। जैसे अगर मेरी ई बुक है, मेरी ई बुक को मैं चैलेंज करता हूँ आज के डेट में कि पूरे इंडिया में मेरे से बेहतर ई बुक किसी का नहीं है। मैं खुला चैलेंज करता हूँ, इतना बेहतरीन ई बुक मैंने बनाया हुआ है, मोबाइल फ्रेंडली है, जूम करना नहीं पड़ता है, क्लिकेबल है, हर चीज़ को क्लिक किया जा सकता है। उस ई बुक में आप टेस्ट भी दिला सकते हैं, ऑडियो भी सुन सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं बेहतर तरीके से, और ऑटो अपडेट का भी ऑप्शंस मैंने रखा हुआ है। तो टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं आज के डेट में एजुकेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पा रहा है। तो कुल मिला के मेरी जो यूएसपी ये है कि मैं बड़े बेहतर तरीके से उसको आसानी से बच्चों को सिखा पाऊँ, उनकी बीमारियों को, उनके दर्द को महसूस करके मैं दवा दे पाऊँ। ये मेरा यूएसपी है। शायद इसी के कारण बच्चे मुझे प्यार करते हैं, शायद चैनल इसलिए 6.5-7 लाख सब्सक्राइबर भी हो गए हैं। ऑफलाइन में भी बच्चे काफ़ी है मेरे पास। एंड इवन सर आप ट्राई करते हैं कि आप एजुकेशन के साथ एंटरटेनमेंट भी जोड़ पाए ताकि लोगों को मनोरंजन के साथ समझ में आए। बिल्कुल, देखिए इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि लर्निंग इंग्लिश इज़ अ बोरिंग प्रोसेस। मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ, अंग्रेजी सीखना सबसे बोरिंग काम है। देखिए, मेरे पास आज तक कोई भी मज़े से इंग्लिश सीखने के लिए नहीं आया कि सर मैं बिल्कुल मेरे बड़ा दिली तमन्ना है सर इंग्लिश सीखना, मज़ा आ जाएगा सर सिखाइए। नहीं, कोई नहीं आया। सर इंग्लिश सिखा दीजिए, इंजीनियरिंग नहीं हो रहा है सर, इंजीनियरिंग सिखा दीजिए सर, मेडिकल नहीं कर पा रही हूँ सर, सर इंग्लिश सिखा दीजिए सर, फॉरेन बाग जाके पढ़ना है सर, आईलेट वगैरह और ये सब एग्ज़ाम दिलाना सर, मेरा इंटरव्यू नहीं निकल रहा है सर, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ लेकिन मैं अच्छे से पढ़ा नहीं पाती सर, इंग्लिश में पढ़ाना है सर, इंग्लिश सिखा दीजिए सर, इंग्लिश में मेरा कॉम्पिटेटिव एग्जाम। सर प्रॉब्लम लेके आते हैं। जैसे किसी डॉक्टर के पास आप कभी मज़े से नहीं जाते, कभी थाने में मज़े से गए हो? नहीं गए हो। किसी वकील के पास मज़े से गए हो? नहीं गए हो। तो डॉक्टर, जेल, थाना या फिर वकील, वैसे ही अंग्रेजी का गुरुजी हमारे पास आज तक कोई मजे से नहीं आया। जुम्बा क्लास वहाँ मजा आता है, ये इधर सजा है उधर मजा है। तो चूंकि प्रोसेस बोरिंग है और मजेदार नहीं है तो इसलिए एंटरटेनमेंट डालना बड़ा मुझे इम्पोर्टेंट है। धोखा तो दिया मजे के साथ अगर इसे आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो कहेंगे सफर छोटा तो नहीं होगा, नीतीश मजेदार हो जाएगा, आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। और अगर सफर आसान हो जाएगा तो फिर रास्तों के दर्द के बारे में पता नहीं चलता। और वैसे भी मैं थोड़ा सा मस्तीखोर टाइप का आदमी हूँ, मस्ती मजाक करने वाला इंसान हूँ। मैं अपने जब कॉलेज में भी था तो बड़ा बदमाश लड़का हुआ करता था, बड़े मतलब एक से कांड करता था। परिवार में भी मतलब ऐसा है कि जब कोई फंक्शन पार्टी होना है तो मेरे बिना अधूरा है कि यार ये माहौल बनाएगा, ये रंग जमाएगा। तो मस्ती मजाक करने वाला इंसान रहा हूँ। और जब मैं आप मेरी क्लासेस में भी देखेंगे तो मैं बड़ा फ्रेंडली होकर पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, मतलब मैं गैप को कम कर देता हूँ। तो टीचर और स्टूडेंट के बीच का गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एज ए फ्रेंड्स टाइप से होना चाहिए। ड्रेसेस भी मैंने आज के यंग लड़के जो पहनते हैं वैसी मैं पहनने का प्रयास करता हूँ। जो बच्चे बोलते हैं कि सर ऐसा पहना करो, ताकि मैं घुल मिल जाऊँ। उससे फ़ायदा ये होता है कि जब टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो गैप है वो कम हो जाता है, रिस्पेक्ट रहेगा, लेकिन एज ए फ्रेंडली आप बन जाते हो तो फिर बच्चे ना खुल के अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि सर मेरे घर में ऐसा हो रहा है, ये दिक्कत है, सर मेरे पति के साथ ऐसा है तो वो चाहते हैं कि मैं इंग्लिश ये ऐसा करूं, सर मेरे साथ ये हो रहा है, सर मेरे साथ ऐसा हुआ, सर उस दिन स्टेज में ऐसा। बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो वो खुल के नहीं बता पाते हैं कि भाई सर क्या सोचेंगे, है ना, सर तो ऐसे हैं, उस लेवल पे है। लेवल को कम कर दीजिए। जैसे आपके कोई फ्रेंड है ना तो उसको बता रही यार मेरे साथ ऐसा हो गया, लाइक दैट। तो इंग्लिश सीखने के लिए माइंड सेट कभी बहुत बढ़िया होना जरूरी है, और उसमें जो जो भी विकार है जब तक उसको आप हटाएंगे नहीं तब तक अंग्रेजी ठीक से इंप्रूव नहीं हो पाएगी। तो हम चाहते हैं कि बच्चे अपनी प्रॉब्लम भी शेयर करें, और नो डाउट मैं प्रयास करता हूं कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। तो वो प्रॉब्लम बताएंगे कब? जब हम फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखें, गैप को हटा दें, मस्ती मजाक करते हुए पढ़ाएं, आसान कर दें, तब जाके चीज़ें बेहतर हो पाती और रिजल्ट अच्छा आ पाता है। हाँ जी सर। तो सर अक्सर हम देखते हैं कि बैनर्स लगे होते हैं जब हम रोड पे निकलते हैं कि 30 दिन में इंग्लिश सीखे, 90 दिनों में इंग्लिश सीखे। तो क्या सर सही में 30 दिनों में, 90 दिनों में इंग्लिश सीखी जा सकती है? देखो, मैं अपनी किताब दिखाता हूँ, ये नीचे ही पड़ा हुआ है, ठीक है, ये मेरी जो बुक है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 60 दिनों में फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीखे। ये मेरी भी किताब है। देखिए, मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, मेरा अगर आप पहला पेज पढ़ेंगे इसमें मैंने साफ साफ लिखा है कि ये किताब दावा नहीं करता है
कि आपको अंग्रेजी सिखा दे। तो मैं खुल के बोलता हूँ, ठीक है, ये एक जुमला है कि 30 दिनों में अंग्रेजी सिखा देंगे, 60 दिनों में अंग्रेजी सिखा देंगे, बोलने में अच्छा लगता है ना। कि जैसे बहुत सारे एड्स नहीं आते हैं, जैसे ठंडा का मतलब कोको कोला है ना, ये दिल मांगे मोर, भारत का सीमेंट, इस सीमेंट में जान है। तो क्या सही में जान होगा क्या? ये सब जुमला है, ये जुमले का प्रयोग हम लोग भी करते हैं। बट मैं थोड़ा सा ओपनली बता देता हूँ कि भाई मैं कोई गारंटी नहीं देने वाला, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है नहीं कि 30 दिन में सिखा दे। अरे लैंग्वेज है भाई, 30 दिन क्या, 30 साल कम पड़ते हैं, ठीक है। मैं एक चीज की बात की हमेशा गारंटी देता हूं कि अगर आप अच्छे से अंग्रेजी सीखते हैं, किताब को अच्छे से पढ़ते हैं, मेरी यूट्यूब की क्लासेस देखते हैं और मेरी पर्सनल क्लासेस, एक चीज मैं कहता हूं कि आप बेहतर तरीके से अगर सीखें और मेरे दिए गए तरीकों को पालन करते हुए, मेरे आइडियाज को अगर आप पालन करते हैं, जैसा मैं कह रहा हूं ऐसा करते चले जाए, तो 3 महीने में एक चीज की गारंटी है, 3 महीने के बाद इंग्लिश के कारण प्रॉब्लम नहीं होगा, ये गारंटेड है। इंग्लिश के कारण मेरा इंटरव्यू नहीं हो पाया, ये आप नहीं बोल पाओगे। इंग्लिश नहीं आता था इसलिए एयरपोर्ट में बात नहीं कर पाया, ये नहीं होगा। इंग्लिश नहीं आता था इसलिए मेल या बैंक लेटर्स का मैं रिप्लाई नहीं कर पाया या पढ़ नहीं पाया, ये नहीं होने वाला है, ये गारंटेड है। लेकिन 30 दिनों में फर्राटेदार आ जाए फलाना, अरे फर्राटेदार लोगों को हिंदी नहीं आता है यार। यहाँ 40 साल 50 साल से हिंदी बोल रहा, मैं चैलेंज करता हूँ, न्यूज रीडर की तरह हिंदी बोल के दिखा दो तुम, एक मैच कमेंटेटर की तरह हिंदी बोल के दिखा दो। अरे इतनी फंबलिंग्स होंगी, मैं दावा करता हूं। आप ये देखिए, जैसे हमारा इंटरव्यू चल रहा है, हम कितने बार फंबलिंग कर रहे हैं, ऊ करके हमारे मुंह से भी निकल जा रहा है, तुम्हारे मुंह से भी निकला हुआ है। और हमको फर्राटेदार अंग्रेजी सीखना है। जिस 30 साल से हिंदी बोल रहे हो उसको तो फर्राटेदार बोल नहीं पा रहे हो, और फर्राटेदार अंग्रेजी की, और फर्राटेदार की जरूरत नहीं है भाई। लैंग्वेज है, अपनी बातों को बेहतर तरीके से रख पाओ, ये अगर आ गया बात खत्म। और अल्टीमेटली क्या बोल रहे हो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। किस भाषा में बोल रहे हो ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन अंदर में एक्चुअल में मसाला क्या दे रहा हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। आपके विचार, भाई विचार को व्यक्त करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज है। आप अंग्रेजी अच्छा तो बोल रहे हो, लेकिन उसमें विचार ही कचरा है, विचार के नाम पे कुछ भी नहीं है। आप फालतू की बातें कर रहे हो, क्या मतलब है? लेकिन अगर काम की बात करते हो, धीरे भी बोलकर, आराम से भी बोलकर, आप लोगों को प्रभावित कर सकते हो। और YouTube के माध्यम से मैं बच्चों को फ्री में क्लासेस देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भारत का हर एक बच्चा, किसी को भी अंग्रेजी के कारण प्रॉब्लम ना हो, मैं ये चाहता हूँ। हाँ, लेकिन जो सक्षम है और उनको लगता है कि जल्दी सीखना है और सर के सानिध्य में आके सीखना है, तो मैं कहता हूँ भाई ये एक अमाउंट मुझे दे दो, हम अलग से बैठ के सीख जाएंगे। तो जो सक्षम है वो देने को तैयार है तो आ जाए। उन्हीं पैसों से फिर मैं यूट्यूब के बच्चों के लिए अच्छे कैमरे लगा पाता हूँ, क्लासरूम बढ़िया कर पाता हूँ, कुछ और इंस्ट्रूमेंट, कुछ और स्टाफ लगा के कुछ नया मटेरियल बनाने का प्रयास करता हूँ। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ जी सर। तो सर ये हमारे 5 क्वेश्चन थे जो ख़त्म होते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो के एंड में 2 टिप्स दें उन लर्नर्स को जो इंग्लिश अभी सीख रहे हैं, जो इनिशियल फेज में हैं। बिल्कुल, अंग्रेजी सीखना जरूरी है। अंग्रेजी सीखने के लिए 2 बातों का आपको ध्यान देना है। कोई भी भाषा जो है वो माहौल से ही सीखा जाता है, इस चीज को समझिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आप 1 to 1 सीख सकते हो। इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, तमिल आपने माहौल से सीखा। आपके घर में माहौल था तो आप हिंदी बोल लिए, आपके घर में माहौल था तो तेलुगु सीख लिए। अंग्रेज के बच्चे के घर पे अंग्रेजी का माहौल मिला तो वो अंग्रेजी सीख लिया। तो माहौल सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरा मार्गदर्शन, कोई बताने वाला हो कि बेटा यहाँ डू लगेगा, यहाँ डज लगेगा, यहाँ वॉज लगेगा, यहाँ वर लगेगा, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको ऐसे बोलो, इसको ऐसा करो, इसमें ऐसा मत करो। प्लस तुम कर सकते हो, मोटिवेटर, कोई मोटिवेशन देने वाला ये मिले। तो माहौल और मार्गदर्शक ये अगर मिल जाता है तो कोई भी बच्चा बड़े आसानी से अंग्रेजी सीख सकता है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे इस चैनल पे आए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस मोटो से हम आपके साथ जुड़े हैं इस इंटरव्यू में, वो लोगों को समझ में आया होगा, वो हमने दिया होगा। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच रोहित फॉर इनवाइटिंग मी एंड होप फॉर द बेस्ट। आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, आपके जितने भी चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, मेरा उनको नमस्कार है, प्रणाम है। और मैं उन सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सर।